हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। मैं विष्णु दत्त आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन का क्लियर कट एजेंडा होगा हाउ टू क्लियर कट ऑफ इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका क्या टारगेट स्कोर होना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ना है और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी वर्क करेगी। बारी बारी से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, जो कि है रिगार्डिंग टू आवर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन गाइड बुक। एक एस्पिरेंट जब अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता है तो उसके सामने बहुत सारे इश्यूज आते हैं। वो जानना चाहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस क्या हैं, उसमें क्या हायरार्की सिस्टम रहता है, जो एग्जाम होगा वो कितने फेज में होगा, फेज 1 का सिलेबस क्या है, फेज 2 का सिलेबस क्या है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करें, और पूरे के पूरे एग्जाम के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटेजी चाहिए। तो इस गाइड बुक में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, चाहे वो आरबीआई के फंक्शंस हैं, चाहे हायरार्की सिस्टम है, चाहे एक 6 स्टेप डोमिनेशन फॉर्मूला है कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, चाहे एक आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर की सैलरी से रिलेटेड इश्यू है। आपका जो जो भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट सोर्सेज से रिलेटेड है, कट ऑफ से रिलेटेड है, वट वो सारे आपको एक ही जगह पे इस रंगीन गाइड बुक में मिल जाते हैं। और ये आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और जाकर के इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि हम एक क्लियर कट जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन के लिए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस एग्जाम के आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 में पूछे जाने वाले इस पर्टिकुलर सेक्शन का जो पूरा प्रोसीजर है वो समझना जरूरी है। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के हैं, कितनी सेक्शनल टाइमिंग रहती है, क्या कट ऑफ रहती है, क्योंकि हम उसी के बेस पे डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा टारगेट स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से टोटल 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। और जो सेक्शनल टाइमिंग होती है वो 25 मिनट है, जो कि बहुत बच्चों के लिए ऐसा लगता है कि बहुत कम स्कोर है। ठीक है, और ये लास्ट 5 इयर्स की हमने क्या ली है, 5 एग्जाम्स की आरबीआई ग्रेड बी की कट ऑफ लिया इस पर्टिकुलर सेक्शन की, कि 30 में से अगर मैं 2022 की बात करूं तो जो कट सेक्शनल कट ऑफ थी दैट वाज 4.5 मार्क्स। अगर हम 2020 या 21 वाले एग्जाम की बात करें तो ये 6 मार्क्स है। 2019 की बात करें तो 7.5 है, 18 में भी 7.5 थी, और अगर 17 की बात करें तो ये सिर्फ 4 मार्क्स थी आउट ऑफ 30। ये डिस्कस करना क्यों जरूरी था, इस कट ऑफ से हमें यह अंदाजा लगाना है कि हमारा जो टारगेट स्कोर है मिनिमम कितना स्कोर रिक्वायर होगा इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आपको आइडिया आ गया। एक तो कभी भी इस पर्टिकुलर सेक्शन की जो कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ, वो 7.5 मार्क्स से अबव नहीं गई। लेकिन लास्ट 2 इयर्स की अगर बात करें तो ये 6 और 4.5 मार्क्स है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो एग्जाम है वो डेफिनेटली टफ था। और अगर टफ था तो हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले टारगेट स्कोर की बात करते हैं कि हमें एक सेफर साइड पे कितना टारगेट स्कोर रखना है। तो अगर आपका एग्जाम आता है टफ साइड पे, ठीक है, अगर एग्जाम डिफिकल्ट आता है तो हमारा जो टारगेट स्कोर है वो 8 to 10 मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 8 to 10 मार्क्स। और अगर ये थोड़ा सा इजी मोड पे आता है तो वही स्कोर हमारा 12 से 14 भी हो सकता है टारगेट। ठीक है, क्योंकि अगर इजी आएगा तो क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो इतना टारगेट करना कोई बुरा नहीं है। क्योंकि जब भी एग्जाम दोनों मोड पे है, टफ भी आ सकता है, इजी भी आ सकता है। अगर इजी आता है तो फिर ओवरऑल कट ऑफ भी ज्यादा जाएगी, तो उसमें इस सेक्शन का स्कोर आपके लिए बहुत मायने रखेगा। और अगर टफ आता है तो कट ऑफ भी जाहिर सी बात है थोड़ा नीचे रहेगी। तो 8 to 10 मैंने बोला है कि 8 के आसपास, 8, 9, 10 कुछ भी आपका टारगेट रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब इस टारगेट को अचीव कैसे किया जा सकता है। ठीक है, क्या हमें पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे पढ़ना है, कैसे आउटपुट निकलेगी, बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। एंड तक वीडियो में रहना है, मैं बारी बारी से आपके सब क्वेरीज का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी में हमें ये जानना जरूरी है कि इसका पर्टिकुलर सिलेबस क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कौन से वो चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस रहता है।
ये हमने कैसे डिसाइड किया कि यही सिलेबस है, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आती है तो उसमें तो मेंशन नहीं होता है। तो ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज किया, लास्ट 5 ईयर के, वहां से निकाला कि इन पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसमें ये सारे टॉपिक है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, सारे के सारे। लेकिन आप लोग डर जाते हैं कि इतना सारा सिलेबस, अभी तो एग्जाम में बहुत कम टाइम बाकी है, तो कैसे कवर करेंगे। तो आपको पहली बात तो ये सारा सिलेबस नहीं पढ़ना। आपको अगर इसमें सिर्फ 8 to 10 मार्क्स ही लेने हैं या 10 to 12 मार्क्स ही लेने हैं, तो कुछ लिमिटेड टॉपिक्स को ही पढ़ना है। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी इस पूरे सिलेबस में से हमने इन टॉपिक्स को निकाल लिया। हमने ये कैसे डिसाइड किया कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एक पीवाईक्यू कंपैरिजन दिया है आपको, आरबीआई ग्रेड बी 2017, 18, 19, 21 और 22 के एग्जाम्स का। ये यहाँ पे हमने टॉपिक वाइज इनको देखा है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से पूछे जाते हैं, 15, 10, 10, 7, 15, ठीक है। तो डीआई से ज्यादा सवाल रहते हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से भी लास्ट 2 ईयर में 3-2 क्वेश्चन आए हैं। नंबर सीरीज में 5, 4, 1, 3 क्वेश्चन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, 1, 5, 4 क्वेश्चन है। परसेंटेज और रेशियो से भी डायरेक्टली क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैंने क्यों डाला है वो भी मैं बताऊंगा स्ट्रेटेजी में। पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने अगर आपको बताया कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये एक लॉजिक के साथ डिफाइन किया हमने प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस करके, ठीक है। उसके बाद अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबको ऐसा लगता है कि सर मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है ना। तो मुझे 2-4 टॉपिक ही ऐसे बता दो जिन पे मैं फोकस करूं और मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताए हैं यहाँ पे 3 to 5, ये लगभग 10 के आसपास चैप्टर्स है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से भी कुछ स्किप किया जा सकता है, ये सारी चीजें स्ट्रेटेजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। तो एक अच्छा स्कोर कैसे किया जा सकता है, ठीक है, या कट ऑफ को आराम से क्लियर कैसे किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट है, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ओनली। जो चैप्टर मैंने आपको बताए हैं सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना है, ये चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। लेकिन इनको, पहली बात तो मैंने, आपका क्वेश्चन होगा कि सर सिर्फ 4-5 चैप्टर ही बता दो जिनसे कट ऑफ निकल जाए, तो और दूसरा क्वेश्चन होगा कि क्या डीआई को स्किप कर दें तो बाकी चैप्टर से हम कट ऑफ को आराम से क्लियर कर सकते हैं। मतलब तरह तरह की बहुत सारी बातें होंगी, वन बाय वन सबको लेते हैं। पहली बात तो इन टॉपिक्स को जब भी आप पढ़ो तो इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सबसे पहले इसी टॉपिक से स्टार्ट करना है आपको, सिंप्लीफिकेशन से, फिर नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, डीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अब आप कहोगे तो सर पूरा क्वांट का सिलेबस ही आ गया, ठीक है, लेकिन इतने, मैंने तो कहा था कि 3-4 टॉपिक ही जानने हैं मुझे। तो ये बात आप अपने माइंड से निकाल दीजिए कि सिर्फ 3 टॉपिक बता दो जिससे कट ऑफ क्लियर हो जाए, तो उनमें एक टॉपिक डीआई है। और डीआई अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्वांट के बहुत सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट है, एक इवनिंग शिफ्ट है। तो इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग शिफ्ट में पूछ लेगा, कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो इवनिंग शिफ्ट में पूछ लेगा। जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में आ जाए, इवनिंग शिफ्ट में ना आए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है मॉर्निंग शिफ्ट में ना पूछे, इवनिंग शिफ्ट में पूछ ले। अब मैं अगर ये बोलूं कि सिर्फ 4 ही चैप्टर कर लो तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप फिर हो सकता है कि उन टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन ही आए, तो फिर उसका फायदा नहीं होगा कुछ भी। तो ये सारे टॉपिक इसी सीक्वेंस में क्लियर करने हैं। हाँ, मैं इस कहानी को थोड़ा और आसान कर देता हूँ। आप जब यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन पढ़िए, सीरीज पढ़िए, क्वाड्रेटिक पढ़िए, और परसेंटेज और रेशियो का सिर्फ बेसिक पार्ट पढ़िए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। आप पढ़ते हो नंबर ऑफ टाइप देख के कि कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आरबीआई ग्रेड भी दूसरे एग्जाम से डिफरेंट है, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइप्स मायने नहीं रखती। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है वो कंसेप्चुअली आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। तो परसेंटेज और रेशियो से जो बेसिक पार्ट है वही दूसरी चीजों में यूज होगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसीलिए आपको ये टॉपिक पढ़ने जरूरी है। इनका बेसिक पढ़ोगे तो फिर तो 3 और 5 8 टॉपिक्स बचते हैं। उनमें से अगर लास्ट में से आप यहां से स्टार्ट करो, जितना कवर कर पाओ अच्छी बात है, 1-2 रह भी जाएगा तो बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सेफर साइड पे इनको पढ़िएगा। दूसरा जो आपकी दूसरी जो क्वेरी है वो ये कि क्या डीआई को स्किप कर सकते हैं, क्या बिना डाटा इंटरप्रिटेशन के कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन होगा ना।
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां से 15 क्वेश्चन तक आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं टोटल 30 क्वेश्चन है तो उनमें 15 क्वेश्चन जो होंगे वो डीआई पे बेस्ड होंगे। अब आप कहोगे सर छोड़ दो उसको, अगर डीआई ना करें बाकी टॉपिक से कर ले। अब देखो 3 से 4 क्वेश्चन आपके इन टॉपिक से रहेंगे। अब जो पूरा अर्थमेटिक बच गया, बाकी के जितने टॉपिक बच गए उनसे सिर्फ 10 क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे वो आपका पार्टनरशिप है, एजीज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, उन सबसे मिला के 10 क्वेश्चन आने हैं। तो वो सारे पढ़ने पड़ेंगे फिर आपको उन 10 क्वेश्चंस के लिए, अगर आपको डीआई नहीं पढ़ना है। लेकिन डीआई पढ़ना आसान है। आपको डीआई टफ क्यों लग रहा है? आपको डीआई टफ लग रहा है क्योंकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आपका परसेंटेज और रेशियो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए डीआई आपको टफ लग रहा है। अगर आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो और आपने इसमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीजें पढ़ ली और परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी नंबर का कुछ परसेंटेज निकालना हो कैसे निकालते हैं, रेशियो आपको फॉर्मेशन ऑफ रेशियो आ गई आपको आराम से, तो डीआई सोल्व करने में इश्यू ही नहीं है। क्योंकि अगर 3 डीआई पूछेगा तो एक डीआई, 3 टाइप के डीआई होते हैं। पहला सिंपल डीआई जिसमें आपका लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मिक्स ग्राफ ये होता है, और वो सारा कैलकुलेशन परसेंटेज रेशियो पे बेस्ड होता है। तो उस एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो आराम से, और 5 क्वेश्चन बनेंगे उससे, यानी एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं। दूसरा अर्थमेटिक डीआई होता है। अगर आपका ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो हो सकता है कि आप एक अर्थमेटिक डीआई भी बना लो, बट हमें टॉप तो नहीं करना ना, हमें तो एक डीआई भी बना लिया और 4-5-6 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से कर लिए, तब भी 10 से 12 स्कोर बन जाएगा। समझे? तो यानी कि ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला तो। ठीक है, इसको आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना, ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि अगर ये स्ट्रांग हो गया, इनसे भी अगर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं तो आपके लिए वो कहानी सही हो जाएगी। समझ रहे हो ना? तो डीआई स्किप नहीं करना है, एक बेसिक वाला डीआई जरूर कवर कर लें और इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ये स्ट्रेटेजी का पार्ट, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी चीज, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, कीप एन आई ऑन न्यू पैटर्न क्वेश्चन। आपको देखो मैंने कम टॉपिक बताए हैं, लेकिन इनको आपको बहुत डीपली पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। उन्हीं में आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन टॉपिक को पढ़ें तो कुछ न्यू पैटर्न की चीजें ध्यान में रहे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन वो सीधा इक्वेशन दे करके ना एक टेबल की फॉर्म में पूछ लेता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर उसने 3 इक्वेशन कंपेयर करके पूछ ली कि इक्वेशन 1 का सम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का सम इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। मतलब चीजें बेसिक ही हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रख के पढ़नी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा, प्रैक्टिस डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस आल्सो। आपको डीआई करना ही करना है। आप अगर ये पढ़ लेंगे, इतना अच्छे से कवर कर लिया आपने, तो डीआई आपके लिए आसान है। ठीक है, लेकिन जब आप ये वाले टॉपिक भी पढ़ें तो इसमें ज्यादा ना पढ़े, बहुत डीपली नहीं, बेसिक टर्म्स पता हो आपको। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस किस पे कैलकुलेट करते हैं, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है। वो चीजें करने के बाद, बेसिक क्लियर करने के बाद, उस पे सिर्फ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सोल्व कर लो, कुछ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी के बना लो, क्योंकि ये डायरेक्ट आते हैं आरबीआई के एग्जाम में, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिमिटेड पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है। क्लियर है? उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है, आपने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा है तो उस पर 100 क्वेश्चन कम से कम सोल्व करो। आपने सीरीज पढ़ी है तो उस पर 100-200 क्वेश्चन जरूर सोल्व करो। क्या लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे, 3 दिन लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपकी फेज 2 की तैयारी बहुत अच्छी है, फेज 1 ही नहीं निकला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो कम टाइम है, लेकिन उस कम टाइम में इन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ठीक है, और आपका अगर पहले से ही थोड़ा बहुत बेसिक इनमें ठीक ठाक है तो सिर्फ प्रैक्टिस करो क्वेश्चन और न्यू पैटर्न के साथ। ठीक है, न्यू पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि बहुत अलग सी चीजें ढूंढ के लानी है आपको, नहीं। न्यू पैटर्न में सिर्फ क्वेश्चंस को पूछने का तरीका बदलेगा, कंसेप्ट वही होते हैं, चीजें वही होती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि फॉलो दिस सीक्वेंस एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत बार आपने सुना होगा कि कोई बच्चे की इतनी तैयारी नहीं थी एग्जाम में, लेकिन उसका पेपर क्लियर हो गया। लेकिन एक बच्चा बहुत ज्यादा पढ़ के गया था, या मैं कभी कभार आप लोगों से कॉल पे बात करता हूँ, ये बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो बोलते हैं कि सर पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन एग्जाम के टाइम पे पैर कांपते हैं, तब क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। उसका कारण क्या है? एक तो आपकी स्ट्रेटेजी में इफेक्ट है। ठीक है, आपको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है? देखो पहले कि
आपको स्ट्रेटेजी ऐसे बनानी है कि आप दो चीजें डिसाइड कर लो, ठीक है, कि एक तो क्लियर कट कि मुझे ये टॉपिक आते हैं, ठीक है, और मुझे ये टॉपिक नहीं आते, ये आप डिसाइड कर लो। एग्जाम में आपको कभी भी ट्राई नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना। हम क्या करते हैं, एग्जाम स्टार्ट हुआ, पहला क्वेश्चन दिखा, सोल्व करना शुरू कर देते हैं, ट्राई, आता नहीं आता हमें नहीं पता, लेकिन ट्राई करना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, उससे वो क्वेश्चन तो सोल्व होना नहीं, क्योंकि आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं होगा शायद, ठीक है, और 2-3 मिनट वेस्ट हो जाती है। ऐसा ही अगर 2-3 क्वेश्चन में हुआ तो 5 से 7 मिनट आपकी खराब होगी, और क्वेश्चन एक भी सोल्व नहीं हुआ तो माइंड पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होगा कि जो चीजें आती हैं वो भी गलत हो जाती हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एंड में इजी होते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने का टाइम ही नहीं था। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाओ, आप क्लियर कट रखो कि अगर मुझे बोटन स्ट्रीम का क्वेश्चन नहीं आता और एग्जाम में वो दिखा तो तुरंत स्किप कर दो उसे, पढ़ना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको टॉपर नहीं बनना है। आपको लिमिटेड टाइम में 25 मिनट में 12-15 क्वेश्चन जितने भी मैक्सिमम कर पाए उतने सोल्व करने हैं, और इतना टाइम इनफ है उनके लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको घर पे डिसाइड करना है कि मुझे ये टॉपिक छूने ये नहीं छूने, क्लियर है। चलो, उसके बाद आपको हमेशा ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, ठीक है। आप टाइम खराब करते हो, टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करते। 25 मिनट है, इस चीज को घर पे जब मॉक टेस्ट दो वहीं पे अप्लाई करना शुरू करो। पहली चीज यहाँ पे देखो, जब आपका पेपर शुरू हो तो शुरू की 8 मिनट है आपके पास, ठीक है। 8 मिनट्स में आपको क्या करना है, 8 मिनट्स के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो देखो कि उसमें सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें अक्सर क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन दिखे तो उन्हें सोल्व करो। इनमें भी ये जरूरी नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है कि 4 इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, 3 इजी है 1 टफ है, तो उसके साथ अब उसे ईगो पे नहीं लेना कि ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो करना है, उसे स्किप कर दो, ठीक है। 8 मिनट में पूरे 30 क्वेश्चन में से निकल जाओ, जहां ये क्वेश्चन दिखे इन्हें सोल्व करो। और साथ के साथ ये क्या करो, डीआई पे कभी भी टच भी मत करो। जैसे डीआई आ सीधा 5 क्वेश्चन का जंप, क्योंकि हमने जो लास्ट की 10 मिनट रखनी है वो डीआई के लिए ही रखनी है, ठीक है। लास्ट की जो 10 मिनट्स होंगी वो डीआई के लिए ही होंगी, बीच में बच गए 7 मिनट, ठीक है। तो जब आप 8 मिनट में पूरे पेपर में से निकल चुके होंगे तो आप ये भी डिसाइड कर चुके होंगे, देख चुके होंगे कि इनमें से डुएबल अर्थमेटिक के क्वेश्चन कौन से थे, क्योंकि 12 से 15 क्वेश्चन तो डीआई में ही आ रहे हैं, तो 15 क्वेश्चन देखने में कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट में इनमें से अगर आप यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन सोल्व भी कर लेते हो और फिर 7 मिनट में 2-3 क्वेश्चन यहां से भी बना लेते हो तो कट ऑफ तो आप यहीं पे क्लियर कर गए। यहां से आपके पास 10 मिनट है, 3 डीआई है, एक डीआई जैसा आपको लगे उसे उठाओ, और 10 मिनट में तो यार बहुत आराम से कैलकुलेट करके भी सोल्व कर दोगे। तो यही स्कोर आपका 8 से 12-13 पे पहुंच जाएगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी घर पे लगानी है, इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, सबसे बड़ा इश्यू ये है। तो कभी भी एग्जाम में पैर नहीं कांपेंगे, लेकिन पहले घर पे करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आई सबको? चलो कंक्लूड करते हैं सेशन को। पहले तो कट ऑफ मैंने आपको बताई है, टारगेट स्कोर आपने निर्धारित कर लिया है 8 to 10 मार्क्स, या फिर 10 to 12-14 तक जा सकते हैं अगर इजी होगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम इजी भी आ जाता है, टफ भी आ जाता है, दोनों साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे फोकस करना है, यहां से स्टार्ट करना है, पहले ये फिर ये फिर ये, फिर इन दोनों का बेसिक, फिर ये, और फिर ये टॉपिक भी बताई है मैंने। अगर यहां तक हो गया बहुत अच्छे से, इन पे जाओ। अगर बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है तो यहां तक भी कर लोगे, काम चल जाएगा, लेकिन ये फिर बहुत अच्छे होने चाहिए कि मिस ही ना हो। लेकिन अगर ये 3-4 टॉपिक भी पढ़ लोगे, इन पे डीआई और डाटा सफिशिएंसी कर लोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अच्छा खासा आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान रखना है, डीपली पढ़ना है, न्यू पैटर्न ध्यान रखना है, डीआई डाटा सफिशिएंसी करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, और जब भी एग्जाम में जाओ तो इस सीक्वेंस को फॉलो करना है ताकि हम टाइम खराब ना करें, और घर से ही इसको प्रैक्टिस करने में लेके आना शुरू कर दो, चीजें आसान रहेंगी, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करूंगा कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और एक क्लियर कट स्ट्रेटेजी आपको मिल गई होंगी। हमने इधर उधर की इलॉजिकल बातें नहीं की, लॉजिक पे डिफाइंड बातें हमने की हैं सारी की सारी, तो आपको समझ भी आराम से आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसी टाइप की स्ट्रेटेजी आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा कि आप किस सब्जेक्ट पे ऐसी ही स्ट्रेटेजी वीडियो देखना चाहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।